दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक शब्द बोलता हूं पाकिस्तान, तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके दिमाग में पहला विचार जो आता होगा वो आतंकवाद का आता होगा। आपकी आंखों के सामने जो पहली तस्वीर आती होगी शायद ओसामा बिन लादेन या मौलाना मसूद अजहर की आती होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री में, अपने पूरे इतिहास में पाकिस्तान के कर्म ही ऐसे रहे हैं कि वो बस एक आतंकवादी देश बनकर ही रह गया है। इतने लंबे इतिहास में अमेरिका ने अपना पूरा पैसा लगा दिया, पूरी पावर लगा दी, लेकिन पाकिस्तान में पनप रहे इस आतंकवाद को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, वो इसको शायद घटा भी नहीं पाया है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में भारत ने कुछ ऐसा किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का ये जो आतंकवादी नेटवर्क है वो अपने घुटनों पर आ गया है। दरअसल हुआ क्या, अप्रैल 2025 में आपको पता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत में पहलगाम में एक बहुत ही कायराना और बहुत ही हॉरिफिक एक टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें 26 हमारे जो इनोसेंट टूरिस्ट थे, 26 जो पर्यटक थे, उनको मार दिया गया। इसके बाद भारत ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया और भारत ने 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको अबेयंस में डाल दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. अबेयंस में डालने का मतलब यह है कि भारत ने उस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। भारत ने यह शर्त रखी कि जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली और इररिवोकेबली, यानी कि ऐसा जिसको वापस ना लिया जा सके, जब तक टेररिज्म की बैकिंग बंद नहीं करेगा, तब तक हमारे पास यह अधिकार होगा कि हम पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना दें। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन थी, क्योंकि इंडस वाटर सिस्टम जो है उसमें पाकिस्तान का 80% पानी फ्लो करता है। इस ट्रीटी के बंद हो जाने का मतलब है पानी की कमी से पाकिस्तान का खात्मा। भारत के इस कदम से परेशान होकर जब पाकिस्तान दुनिया भर के संस्थानों के पास गया, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या फिर अपने सबसे बड़े हिमायती चाइना के पास गया, और जब ये सारे के सारे भारत के पास आए और इन सब ने भारत से गुहार लगाई कि आप इस तरह से इस ट्रीटी को अबेयंस में मत डालिए, तो भारत ने मजबूती के साथ, शक्ति के साथ इन सबको आड़े हाथों लिया और भारत ने यह कहा कि हम आप में से किसी के भी प्रेशर में अपना निर्णय नहीं बदलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो वैश्विक संस्थान हैं, इनको जिस तरह से अब तक अमेरिका और रशिया अपनी आंतरिक नीतियों के कारण दबाव में रखते थे, लगभग वैसा ही भारत ने किया। यानी कि हमने हमारा जो राष्ट्रीय हित है इसको अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से ऊपर रखने का काम किया। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। क्या वास्तविकता में अगर भारत इसको रद्द कर देगा या फिर इसको अबेयंस में डाल देगा, तो क्या पाकिस्तान वास्तविकता में एक ड्राई स्टेट बन जाएगा? और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा या फिर आ रहा है, चाहे वो यूएन का हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे वो चाइना या अमेरिका का हो, भारत इस सब का मुकाबला कैसे करेगा? क्या ये पॉसिबल है कि एक भी गोली चलाए बिना भारत पाकिस्तान को और पाकिस्तान का जो आतंकवादी नेटवर्क है उसको घुटनों पर ला सकता है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। मेरा नाम है अतुल जैन। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से भारत की इस नीति में बदलाव आया। आखिरकार 2025 में पुलवामा के कायराना हमले के बाद भारत ने कहा इनफ इज इनफ, और भारत ने पाकिस्तान को एक ऑफिशियल लेटर भेज दिया और उस लेटर में लिखा कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का साथ देना बंद नहीं करता तब तक इस इंडस वाटर ट्रीटी को भारत होल्ड पर रखेगा। यानी कि इस ट्रीटी के किसी भी प्रावधान
प्रावधान को, इस ट्रीटी के किसी भी प्रोविजन को मानने के लिए अब भारत मजबूर नहीं है। भारत अपने हिसाब से इंडस वाटर सिस्टम की किसी भी नदी के पानी का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। भारत केवल यहीं नहीं रुका, भारत ने पाकिस्तान के हिस्से की जो आपकी वेस्टर्न नदियां थी, यानी कि आपकी इंडस, झेलम और चिनाब, भारत ने उन पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को बनाने और आगे बढ़ाने की योजनाएं भी घोषित शुरू कर दी। भारत की इस घोषणा से पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान सबसे पहले इस योजना के मीडिएटर वर्ल्ड बैंक के पास गया और उसने कहा कि भारत का यह कदम इलीगल है, यानी कि इस ट्रीटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यह कहीं नहीं लिखा कि कोई एक पार्टी यूनिलैटरली, दोनों पक्षों के सहमत हुए बिना इस ट्रीटी को इस तरीके से सस्पेंड या अबेयंस में डाल पाए। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बांगा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस ट्रीटी में हमारी भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की है, इसको लेकर कोई भी अगर आपको नेगोशिएशन करना है तो उसमें वर्ल्ड बैंक कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। उसके बाद पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। वहां पर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे आसिम इफ्तिकार अहमद और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने यूएन से इस इश्यू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी भारत ने साफ साफ कह दिया कि इस चीज को, इस संधि को अब हम रिस्टोर नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं करता। Finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारत ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को मना कैसे कर दिया। देखिए, इस मुद्दे पर भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट रहा है। भारत का यह कहना है कि ये जो वाटर का इश्यू है, इसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से अलग करके नहीं देख सकते। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी यह साफ साफ कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में, यह वाली ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं होगी। यह बात सही है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उनको यूनिलैटरली खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको सस्पेंड करना या फिर अबेयंस में डाल देना यह भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारत ने उसी अपनी शक्ति का उपयोग किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इंडस वाटर सिस्टम क्या है, जो कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि उसको रिस्टोर कराने के लिए पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए, इंडस वाटर सिस्टम में 6 नदियां हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सारी की सारी नदियां जो हैं, ये भारत और तिब्बत से शुरू होती हैं और उसके बाद पाकिस्तान से होकर बहती हैं। पाकिस्तान इन नदियों को अपनी ब्लड वीन्स यानी कि अपनी रक्त की नलिकाएं भी कहता है। ऐसा पाकिस्तान इसलिए कहता है कि पाकिस्तान में करीब करीब 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन, जो कि वहां की टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का करीब 80% है, वहां पर इरिगेशन इसी पानी से होता है। यानी कि आपके इंडस वाटर सिस्टम का टोटल जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है, उसका 93% एग्रीकल्चर में यूज होता है। इस एग्रीकल्चर से वहां का किसान गेहूं, चावल और कपास उगाता है, जिससे पाकिस्तान अपने 25 करोड़ लोगों का पेट भरता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर यानी कि आपके लाहौर और कराची जैसे शहर जो हैं, वहां पर पीने के पानी का सोर्स भी जो है वो यही है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान के टरबेला और मंगला जैसे डैम्स जो हैं, वो भी इसी रिवर सिस्टम पे बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान में बिजली की आपूर्ति करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये रिवर सिस्टम किसी तरह से भी भारत छेड़ता है, अगर भारत इस रिवर सिस्टम में किसी भी तरह का परिवर्तन करता है, तो पाकिस्तान में ना तो पीने के लिए पानी बचेगा, ना ही एग्रीकल्चर के लिए पानी बचेगा और ना ही बिजली के लिए पानी बचेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो इस सिस्टम में थोड़ी भी छेड़छाड़ होते ही अपने घुटनों पर आ जाता है और तड़पने लगता है। क्योंकि ये रिवर सिस्टम पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को अपनी नापाक और गंदी हरकतों के बारे में शुरुआत से ही पता था, तो पाकिस्तान के दिल में हमेशा से यह डर था कि कभी न कभी भारत पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों से नाराज होकर यह पानी रोक सकता है। इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान शुरुआत से ही अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर कहता रहा कि हमको भारत से इन नदियों के बंटवारे पर समझौता करना है।
आखिरकार 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के साथ यहां पर यह डील साइन की गई। भारत की तरफ से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो शासक थे अयूब खान, इन दोनों ने इस डील पर हस्ताक्षर किए। इस डील में क्या किया गया, ये जो 6 नदियों का एक सिस्टम है, इसको 3-3 नदियों में बांट दिया गया। यानी कि जो ईस्टर्न 3 नदियां थी, रावी, व्यास और सतलज, इन पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। और जो 3 वेस्टर्न नदियां थी, इंडस, जिसको सिंधु भी कहा जाता है, झेलम और चेनाब, इन पर पाकिस्तान को ज्यादा अधिकार दिया गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो वेस्टर्न नदियां भारत से होकर बह तो रही हैं, लेकिन भारत उसके पानी को पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर सकता। यानी कि फार्मिंग या फिर पावर जनरेशन वगैरह के लिए भारत उस पानी को कुछ हद तक ही प्रयोग कर सकता है और उसका बहुमत हिस्सा, उसका मेजर हिस्सा भारत को पाकिस्तान को ही देना पड़ेगा। इस अग्रीमेंट के बाद, इस ट्रीटी के बाद भारत और पाकिस्तान में कई बार युद्ध हुआ, चाहे वो 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग हो या फिर 1999 में कारगिल में किया गया छद्म हमला, जहां पर पाकिस्तान ने भारत की सीमा का इंक्रोचमेंट किया। भारत ने इन हमलों के बावजूद भी कभी भी वाटर पॉलिटिक्स नहीं की। भारत ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, यहां तक कि जब वॉर चल रहा था, उस वॉर के बीच में भी भारत पाकिस्तान को पानी देता रहा। लेकिन शायद भारत की इसी विनम्रता को, भारत की इसी नीति को पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझा और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। देखिए, इस मुद्दे पर भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट रहा है। भारत का यह कहना है कि ये जो वाटर का इश्यू है, इसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से अलग करके नहीं देख सकते। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी यह साफ साफ कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में, यह वाली ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं होगी। यह बात सही है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उनको यूनिलैटरली खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको सस्पेंड करना या फिर अबेयंस में डाल देना यह भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारत ने उसी अपनी शक्ति का उपयोग किया है। जब पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा उठाया तो भारत के डिप्लोमैट्स ने इस पर बहुत ही मजबूती से पुशबैक किया। उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला तर्क यह था कि पहली चीज तो यह है कि यह मुद्दा भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा मुद्दा यह था कि यह मामला जो है यह वास्तव में एक ट्रांस बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट है और यह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डोमेन में आता ही नहीं है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका काम देशों के बीच में आपस में शांति बनाए रखना है और युद्ध वगैरह को रोकना है। भारत ने 2021 का जो GERD यानी कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम वाला जो मामला था, वहां पर अपने स्टैंड को एक बार दोबारा दोहराया। भारत ने तब भी यह कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल को वाटर इश्यूज में दखल देकर कोई खराब एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम जो है वो वॉर रोकना है, वो पीस और सिक्योरिटी को कायम करना है, न कि टेक्निकल ट्रीटी की डिटेल्स का आर्बिट्रेशन करना। ऊपर से ऐसे मुद्दों पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद खराब रहा है। इथियोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच हुए GERD मामले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ भी नहीं किया, केवल एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इश्यू कर दिया और यह कहा कि भाई आप तीनों साथ में बैठकर अफ्रीकन यूनियन की अगुवाई में आपस में बातचीत कीजिए। यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी बाइंडिंग डिसीजन देने में असमर्थ रही और जो कोर इश्यू था, जो तीनों देशों के बीच कोर विवाद था, उसको सॉल्व नहीं कर पाई। तो ऐसे में भारत का यह कहना है कि यार ये जो द्विपक्षीय आपके इंटर बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको सॉल्व करना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ना तो बस की बात है, ना ही ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये इश्यू टेक्निकल होते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड बॉडीज के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए, ना कि वीटो पावर वाली सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर बेसिकली राजनीति हावी रहती है। इसके अलावा भारत ने 1972 में किए गए शिमला एग्रीमेंट का भी हवाला दिया। शिमला एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि आपस में होने वाले हर विवाद को ये दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाएंगे। भारत के अकॉर्डिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पूरी तरह से अनफिट है।
क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्षेत्रीय समझ की आवश्यकता होती है और टेक्निकल नेगोशिएशंस की जरूरत होती है, ना कि जियोपॉलिटिकल थिएटर की। अगर आप कुछ सफल नेगोशिएशंस को देखें भी, जैसे अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई गंगा वाटर ट्रीटी को भी देखें, तो यह भारत और बांग्लादेश दोनों पक्षों की समझदारी और अच्छे संबंधों की वजह से रिजॉल्व हुआ, ना कि किसी यूएन वगैरह के दबाव के कारण। तो भारत का पक्ष यही है कि अगर इस तरह के वाटर डिस्प्यूट को सुलझाना है तो दोनों देशों का डायरेक्ट एंगेजमेंट ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो किसी प्रकार के न्यूट्रल फैसिलिटेशन के साथ भी जो है इस प्रकार की संधि की जा सकती है। बस हमारी शर्त एक ही है, और हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त यह है कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग पूरी तरह से बंद करनी होगी। बस एक शर्त है, बॉटम लाइन हमारी हमेशा यही रही कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग बंद कर दे तो हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करने को भी तैयार हैं, हम किसी तरह के न्यूट्रल फैसिलिटेशन के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी गया, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भी गया था। स्टार्टिंग में इस ट्रीटी का मीडिएशन वर्ल्ड बैंक ने ही किया था, लेकिन जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक का इस ट्रीटी में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लिमिटेड था और बहुत ही टेक्निकल था। तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में मीडिएशन किया था और कुछ जो स्पेसिफिक आपके फैसिलिटेशन के टास्क होते हैं, केवल वो काम वर्ल्ड बैंक को दिए गए। यानी कि वर्ल्ड बैंक किसी भी तरीके से इस डील का ना तो गारंटर था और ना ही इन्फोर्सर था। पाकिस्तान को यही बात वर्ल्ड बैंक ने बताई और जैसे ही भारत ने इस ट्रीटी को अबेयंस में डाला, वर्ल्ड बैंक ने इससे कोई भी लेना देना होने से इनकार कर दिया। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद अब पाकिस्तान के पास चाइना के पास जाने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था, लेकिन भारत ने यहां पर सीक्रेटली चाइना को भी मात दे दी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का समझौता है, यानी कि सीपीईसी। तो इस समझौते के तहत चाइना और पाकिस्तान में बड़े गहरे मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइज हैं। तो इसी सिलसिले में चाइना ने पाकिस्तान का एक जो सबसे एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्लान है, जिसका नाम है इंडस कैस्केड प्रोजेक्ट, उसमें भारी दांव लगाया है। तो इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, जो पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है, वहां पर इंडस रिवर पर चाइना की फंडिंग से, चाइना के पैसे से एक के बाद एक 5 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से डैम शामिल हैं? आपका बंजी डैम इसमें शामिल है, आपका दियामेर बाशा शामिल है, दासू, पाटन और थाकोट, यानी कि बुंजी, दियामेर बाशा, दासू, पाटन और थाकोट, ये 5 डैम जो है आपके इंडस पे बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से चाइना की फंडिंग से। ये डैम्स कुल मिलाकर 22,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। हालांकि इनकी कुल सामर्थ्य जो है, कुल क्षमता करीब 40,000 मेगावाट की है। अब पाकिस्तान जैसे एक एनर्जी स्टार्व्ड देश के लिए यह बिजली किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। 2017 के आसपास चाइना के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव की एक बैठक हुई थी, जहां पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक $50 बिलियन का एमओयू साइन किया था। और उस एमओयू के हिसाब से चाइना का जो नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस प्रोजेक्ट की पूरी निगरानी करने वाला था, पूरी देखभाल करने वाला था। इन डैम्स के जरिए चाइना कराकोरम हाईवे पर भी अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना चाहता था, जो कि ट्रेड के साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। जब से भारत ने इस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया है, तब से चाइना का जो $50 बिलियन का निवेश था, वो लगभग धराशायी हो गया है। देखिए, हुआ क्या कि ट्रीटी के सस्पेंड होते ही जो पाकिस्तान के हिस्से की 3 पश्चिमी नदियां थी, भारत ने उनके पानी पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जहां पहले इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता था, वहां अब ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने अब जम्मू कश्मीर में चेनाब, झेलम और इंडस की बाकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी सहायक नदियां हैं, उन पर $15 बिलियन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तेजी से बनाने शुरू कर दिए हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पहले भी बन रहे थे, लेकिन बहुत धीमी गति से बन रहे थे। भारत ने उनकी गति को और तेज कर दिया है। आपका सावलकोट प्रोजेक्ट हो सकता है, जो 1856 मेगावाट का है। आपका पाकल दुल प्रोजेक्ट है, जो 1000 मेगावाट का है। आपका रतले प्रोजेक्ट है, जो 850 मेगावाट का है।
इसके अलावा कीरू, कवार, बुरसर, किरथल 1, किरथल 2 और आपका दुल्हस्ती स्टेज 2, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो सालों से शायद योजना के स्तर पे अटके हुए थे या फिर बहुत धीमे धीमे बन रहे थे, भारत अब उनको तेज गति से बना रहा है। यहां पर रणबीर कैनाल की कैपेसिटी को भारत ने डबल किया है और इसके अलावा चेनाब और झेलम पर भी हम नए स्टोरेज डैम बना रहे हैं। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि चाइना ने पाकिस्तान में जितने भी डैम्स बनाने शुरू किए थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हेवी फ्लो डिपेंडेंट डैम्स थे। यानी कि वो डैम्स तभी ठीक से बिजली का उत्पादन करेंगे जब उनमें 12 महीने पानी अच्छे फ्लो के साथ आएगा, पर्याप्त पानी उनमें आता रहेगा, तभी ये आपके फीजिबल होंगे, तभी ये जो है प्रॉफिटेबल तरीके से बिजली बना पाएंगे। लेकिन अगर इन नदियों का ज्यादातर पानी अब भारत अपने हिस्से में ही रोक सकता है, तो आजकल के ग्लोबल वार्मिंग के दिनों में जब नदियों का स्तर पहले से ही कम हो रहा है, पाकिस्तान को कितना पानी जाएगा और पाकिस्तान के हिस्से में कितना पानी आएगा और यह पानी क्या इन डैम्स को ठीक से चला पाएगा, यह हम सभी समझ सकते हैं। इसका उत्तर ना है। यानी कि चाइना का जो निवेश है वो अब पूरी तरह से डूबता हुआ नजर आ रहा है। भारत अब अगर चाहे तो इन नदियों के पानी को डाइवर्ट करके वो सीधा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में पहुंचा सकता है जहां पर आमतौर पे पानी की कमी होती है। तो एक बार सोच के देखिए, जिस चाइना के पास पाकिस्तान जाने की सोच रहा था कि वो मदद की गुहार लगाएगा, वो चाइना वास्तविकता में खुद ही इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक से मुंह की खा चुका है। और ऐसे में चाइना पाकिस्तान का कोई समर्थन करेगा या फिर चाइना किसी तरह से अपने निवेश का पैसा वसूलने का प्रयास करेगा। ऐसे में चाइना खुल के पाकिस्तान की कोई मदद कर पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का सपोर्ट करता रहेगा तब तक ना तो अब वो रेगुलर पानी ले सकता है और साथ के साथ तब तक चाइना को भी पाकिस्तान में किए गए इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न मिलेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो कुल मिलाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक और चाइना की पूरी बैकिंग होने के बाद भारत के इस मल्टी फ्रंट फर्मनेस ने, यानी कि अलग अलग पक्ष में भारत ने एक फर्मनेस दिखाई, इससे क्या हुआ, पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नियम आज भी हैं, लेकिन भारत ने अब इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ वही किया जो अमेरिका और रशिया जैसी सुपर पावर्स हमेशा करती आई हैं। यानी कि हमारा राष्ट्रीय हित जो है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसी भी इंटरनेशनल कानून से बढ़कर नहीं है। हम पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे, उसके बाद ही किसी इंटरनेशनल लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो अब आने वाले साल ये तय करेंगे कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा, क्या वो भारत की टर्म्स पे टेरर का सपोर्ट छोड़कर बातचीत के लिए सामने आएगा, या फिर पाकिस्तान कोई नया आका ढूंढेगा, कोई नया मास्टर ढूंढेगा और उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाएगा। आपको क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।